नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। प्रोटीन इन्फ्लेशन आज का हमारा टॉपिक है। प्रोटीन इन्फ्लेशन समझते हैं क्या होता है। आइए प्रोटीन इन्फ्लेशन समझने से पहले देखते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन शुद्ध भाषा में समझे तो इसको बोलते हैं महंगाई। भाई चीज़ें महंगी हो गई है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। आइए थोड़ा सा छोटी सी डेफिनेशन समझते हैं। जनरल राइज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जनरल राइज होना चाहिए इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स होता है प्रोडक्ट्स जो वस्तुएं हैं, और सर्विसेज होता है सेवाएं। इनके प्राइस में जनरल राइज हो रहा है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट महंगा होता जा रहा है, या दो चार पांच प्रोडक्ट आपने कोई पकड़ लिए किसी पर्टिकुलर सेगमेंट या क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में, और आप बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ें महंगी होती जा रही चार पांच चीज़ें, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। हो सकता है कि ब्लैक मार्केटिंग हो, या कुछ पर्टिकुलर शॉर्टेज हो, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, तो उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, है ना। एकदम से कोई कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपने डिमांड बढ़ा दी, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, वट एवर बी द रीज़न, इसके वजह से अगर वो राइस हो रही है और बाकी सब प्रोडक्ट्स की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, जनरल इन्फ्लेशन नहीं है। जनरल राइज होना चाहिए, परवेसिव होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, वाइड रीच होनी चाहिए, लगभग सभी कीमतें बढ़ रही होनी चाहिए सभी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, तो उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे। आगे चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल। अंडा जो है मान लो पहले 7 रुपये का आता था, अभी 8 रुपये का हो गया, तो हम बोलेंगे भाई इन्फ्लेट हो गई इस कीमत, इसकी कीमत, अंडा जो है महंगा हो गया है। ये इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं भाई, दूध जो है, मिल्क, अभी 45 रुपये का आता था पर केजी अमूल का, टोंड का, और अभी 47 रुपीज़ हो गया है रिसेंटली, तो ये भी इन्फ्लेशन है। अब हम वापस चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे, प्रोटीन इन्फ्लेशन। प्रोटीन इन्फ्लेशन वैसे ये एग्जाम्पल्स यहाँ से शुरू हो गए हैं कि क्या क्या कारण है। ये जो रेड में मैंने लिखे हुए हैं ये कारण है। पहले आपको जनरल बता देता हूँ। प्रोटीन इन्फ्लेशन का मतलब प्रोटीन जिन जिन चीज़ों में होता है, अगर उन वस्तुओं की डिमांड हम बढ़ा दें और पीछे से सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही है, मिसमैच हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन होगी उन प्रोडक्ट्स में, उन प्रोडक्ट्स की कीमतों में जिनमें प्रोटीन है। जैसे कि दूध, दूध से प्रोटीन मिलता है, और फिश हो गई, मांस हो गया, और आपकी दालें हो गई। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, अंडे हो गए, इनमें प्रोटीन है, उनकी डिमांड आपने बढ़ा दी तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। देखिए ये हमारा पहला कारण है कि चेंज इन डाइटरी हैबिट्स। डाइट यानी कि आपकी जो खान पान की आदतें हैं, वो आदतें चेंज होने से जो है महंगी हो रही हैं ये चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे 60% पॉपुलेशन हमारे देश की अगर नॉन वेजिटेरियन है, और अगर नई जनरेशन आ रही है जिन्होंने डिमांड जो है ज़्यादा कर दी नॉन वेज की, मान लो 60% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन थी, अभी 65% हो गई या 70% हो गई, जो कि जिसकी वजह से नॉन वेज की डिमांड बढ़ गई है। ज़्यादा मांस चाहिए, ज़्यादा फिश चाहिए, ज़्यादा अंडे चाहिए, तो एकदम से रातों रात ये सब चीज़ें नहीं प्रोड्यूस हो जाएंगी। या इसका उल्टा एग्जाम्पल ले लो कि नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन पॉपुलेशन अब ज़्यादा हो रही है। जैसे कि समाज सेवक जो होते हैं, वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि वेजिटेरियन बनिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वेजिटेरियन के लिए पुश करते हैं। तो ज़्यादा पॉपुलेशन अब वेजिटेरियन हो रही है, तो वो ज़्यादा दालों की डिमांड करेगी, ज़्यादा पल्सिस, पल्सिस मतलब दालें, ज़्यादा दालों की डिमांड करेगी, और ज़्यादा दूध की डिमांड करेगी। तो एकदम से दालें भी नहीं आ जाएंगी, उसके लिए भी खेती बाड़ी पूरा एक सीज़न होता है, एक साइकिल होती है एग्रीकल्चर की, तो वो भी टाइम लेगी। तो सप्लाई एकदम से रातों रात नहीं बढ़ जाएगी, और मिल्क की प्रोडक्शन भी रातों रात नहीं बढ़ जाएगी। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भाई आपको गाय भैंसें चाहिए, गाय भैंसें एकदम से नहीं आ जाएंगी, उसमें टाइम लगेगा, पूरा प्रोसेस होता है। अब मान लो उस दूसरा एग्जांपल लेते हैं नॉन वेज की। नॉन वेज की डिमांड बढ़ गई फॉर एग्जांपल, तो अंडे मान लो अभी 10 करोड़ अंडे डेली चाहिए सोसाइटी को। अब 15 करोड़ की डिमांड हो गई, तो 5 करोड़ अंडे जो एकदम से डिमांड बढ़ गई है, वो रातों रात नहीं आएंगे। उसके लिए जैसे मुर्गी पालन होगा, जो पोल्ट्री फार्मर होगा हमारा, एंटरप्रेन्योर होगा, उसको मुर्गियां और पालनी पड़ेंगी। मुर्गियां पालने के लिए पहले तो 40 वीक्स का टाइम होता है, 10 महीने कम से कम लगते हैं ऑन एन एवरेज, जब वो मुर्गी जो है अंडे देना शुरू करती है। तो और मुर्गियां पालने के लिए उस पोल्ट्री फार्मर को अप्रोच करना पड़ेगा एक बैंक को कि मुझे लोन दो, मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे और पैसा लगाना है अपनी पोल्ट्री फार्म में। या किसी साहूकार को पकड़ेगा, किसी अपने रिश्तेदारों को पकड़ेगा, पैसा उठाएगा, पैसा लगाएगा, एक्सपेंशन प्लान्स करेगा, उसमें टाइम लगता है। तो
वहाँ से जो है फिर टाइम प्रोसेस पूरा होगा, तब सप्लाई बढ़ेगी, तब तब जो है डिमांड के बराबर आएगी, तो प्राइजेस कुछ रिलीफ होगा, कुछ प्राइजेस कम होंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग तो महंगाई हो ही जाएगी। तो ये एक कारण है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कारण है राइजिंग नॉर्मल रूरल वेजेस। मनरेगा इसका एक एग्जांपल है। मनरेगा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत, ये एक सरकार की बहुत ही बड़ी स्कीम है। इसमें जो है जो लोकल्स होते हैं, जो हमारे रूरल एरिया में जो लोग हैं, उनको लोकल ही एरिया में जहाँ वो रहते हैं उनके नियर बाय ही प्लान करा जाता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, 100 डेज़ का कुछ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और एक मिनिमम वेजेस उनको दिया जाए। अब जो लोग के पास काम धंधा नहीं था, कुछ फिक्स इनकम नहीं आ रही थी, अब मान लो कि 50 करोड़ लोग हैं, 50 करोड़ लोगों को कुछ एक फिक्स इनकम मिल रही है, फॉर एग्जांपल 300 रुपये उन्हें डेली मिल रहा है, तो 50 करोड़ इंटू 300, 1500 करोड़ लगा लो, चलो 1500 करोड़ की मंथली इनकम उनके हाथ में आ गई। सरकार के हाथ से या आरबीआई के हाथ से वो पैसा शिफ्ट हो गया इन लोगों के हाथ में। वो 1500 करोड़ का डिमांड करेंगे। मान लो पहले दूध नहीं पीते थे गरीबी की वजह से, अब वो दूध की डिमांड करेंगे, दालों की डिमांड करेंगे या अंडे की डिमांड करेंगे। और अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, उनके लोकेशन पे डिपेंड डिपेंड करता है, तो वो नॉन वेज की डिमांड करेंगे। तो उसकी वजह से भी सप्लाई को बढ़ना पड़ेगा, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि मनरेगा तो फिक्स इनकम उनके हाथ में दे ही रहा है, सरकार उनको पैसा दे ही रही है, उनसे काम ले रही है लोकल प्रोजेक्ट्स लगा करके। तो वहाँ मिसमैच अगर होगा तो इन्फ्लेशन होगी, प्रोटीन इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है इनके द्वारा। आगे चलते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि शॉर्ट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स। शॉर्ट ऑफ सप्लाई, भाई सप्लाई तो बढ़नी ही पड़ेगी, नहीं तो महंगाई बढ़ ही जाएगी। ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई का, कि डिमांड बढ़ती है और सप्लाई नहीं बढ़ती है उसके पैरेलल, उसको मैच करने के लिए, तो महंगाई हो जाती है। एग्जाम्पल ले लो प्याज का भी, या किसी भी प्रोडक्ट का उठा लो। अगर उसको 4 लोग खरीदने वाले हैं और सिर्फ 1 किलो प्याज अवेलेबल है, तो महंगा हो जाएगा। और अगर 4 से वो बढ़ के 5 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, तो और महंगा हो जाएगा, 10 लोग हो गए तो और महंगा हो जाएगा। लेकिन जब प्याज की प्रोडक्शन बढ़ेगी और खेती होगी, तो प्राइजेस विल कम डाउन, प्राइजेस जो है रिलैक्स हो जाएंगे। इसी तरह से चाहे आप मांस ले लो, चाहे आप ये दालें ले लो, दूध ले लो, फिश ले लो या अंडे ले लो, किसी भी चीज़ की डिमांड जब बढ़ जाएगी और सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो प्रोटीन इन्फ्लेशन होगी, अगर वो प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है तो। ये इसका कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। एक कारण हो सकता है शॉक्स फ्रॉम ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन। भाई शॉक लग रहा है कहाँ से? ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन से। कैसे? कि इंडिया भी जो है अब इंटीग्रेटेड हो रहा है बाकी की ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, व्यापार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो हम भी बिल्कुल ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड हैं, मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल क्लोज इकोनॉमी, हम अपने से व्यापार कर रहे हैं। देखो, अब जैसे हम दालें भी इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे अगर शॉर्टेज है, पीछे भी ऐसा रिसेंटली हुआ था कि दालों की शॉर्टेज हो रही थी, महंगी हो गई थी दालें, तो इंडिया इंपोर्ट करेगा। अब बाहर की कंट्री में भी अगर दालें महंगी ही मिलेंगी तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे भी तो महंगी ही मिलेगी ना। या फिर किसी तरह का कोई नॉन वेज है, कोई मांस मछली है या अंडे हैं, अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और बाहर से ही महंगा आएगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, उसकी कस्टम में टैक्सेस वगैरह, लोकल टैक्सेस हैं, चुंगी है, सब कुछ है, और होलसेलर रिटेलर्स का प्रॉफिट सब मिला के कॉस्ट बढ़ जाएगी बाहर से। ये बाहर से पुश हो रहा है, मतलब ग्लोबली पुश हो रहा है कॉस्ट। तो प्रोटीन इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, इन प्रोडक्ट्स की इन चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और अगर बाहर से ही सस्ता आएगा तो उल्टा भी हो जाएगा, डिफ्लेशन की कीमतें कम हो जाएंगी। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि प्रोटीन इन्फ्लेशन कैसे होता है, जब डिमांड सप्लाई का मिसमैच होता है। यहाँ पे भी एक छोटा सा मैंने चार्ट लगाया है, ऑल्दो डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लगा दिया है कि जब एक्सेस होता है तो कीमतें कम हो जाती हैं, सप्लाई या जब एक्सेस होती है, डिमांड कम होती है, तो डिफ्लेशन भी हो जाता है, कीमतें या तो स्टेबल रहती हैं या थोड़ा गिर जाती है। लेकिन इसका उल्टा होता है, डेफिसिट होता है। तो यानी कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, पीछे से माल नहीं आ रहा है और मांगने वाले बहुत हैं, चीज़ें सबको चाहिए लेकिन पीछे से माल नहीं आ रहा है, तो कीमतें बढ़ा देंगे। कौन? बेचने वाले, जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी, जो सेल कर रहे हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, कोई भी है, उसकी कीमतें बढ़ा देगा उनको। ठीक है ना, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये था प्रोटीन इन्फ्लेशन का कंसेप्ट। ये साइड लर्निंग के तौर पे मैंने कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लिख दिए हैं, जो कि
जो हमारा प्रोटीन इन्फ्लेशन का कंसेप्ट है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ये सारे टॉपिक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन, ये दूध से रिलेटेड है, दूध की प्रोडक्शन बढ़ी थी, ठीक है ना। सेकंड है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन कितने तरह की होती है, ये भी कई तरह की होती हैं, और ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। मनरेगा ब्रीफली हमने डिस्कस करा। मनरेगा में वही है कि जो लोकल लोग हैं उनको सरकार ने स्कीम के तहत एक मिनिमम टाइम के लिए गारंटी करा कि आपको इतने टाइम तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही और इतना पैसा आपको मिनिमम मिलेगा ही, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आपको पढ़ने चाहिए। अगर आप कहेंगे और नीचे कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो सेपरेट बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज़ नहीं भी आपको चाहिए तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। आई विल सजेस्ट कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड यू मस्ट प्रिपेयर दीज एट एनी कॉस्ट। आगे देखिए, व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट और आरबीआई टेक टू चेक इन्फ्लेशन। भाई महंगाई तो हो रही है और महंगाई कुछ हद तक अच्छी भी होती है, ये मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियो में भी बताया था। अ, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट और आरबीआई क्या कर सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बेइंतहा वो बढ़ती जाएगी और आसमान छुएगी तो देश का भी बंटाधार हो जाएगा, जैसे कि जिम्बाब्वे वगैरह कुछ और कंट्रीज़ में, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी वगैरह में अनलिमिटेड इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी, तो देश का बंटाधार हो जाएगा, इकॉनमी बैठ जाएगी। तो गवर्नमेंट विल स्टेप डाउन, आरबीआई स्टेप्स डाउन टाइम टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। वो बीच में आते हैं और कई मेजर्स लगाते हैं ताकि महंगाई एक हद तक बढ़े, और एक हद तक बढ़ना अच्छा भी है इकॉनमी के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो इंसेंटिव के तौर पे काम करता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। लेकिन एक लिमिट तक बढ़ना चाहिए, हद से ज़्यादा बढ़ेगा तो जो गरीब तबका है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए इसका आंसर, इंटरव्यू के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मेजर्स टू इंसुलेट वल्नरेबल सेक्शन, जो काफ़ी ऐसा सेक्शन है जो गरीब तबका है, उसको इंसुलेट करने के लिए, उसको बचाने के लिए इन्फ्लेशन से सरकार क्या कर सकती है। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये अंत्योदय अन्न योजना है कि भाई फ्री में आप उनको खाना दे दो, या कुछ इस तरह का कम पैसों में सस्ता 2 रुपये 3 रुपये किलो आप चावल दाल या गेहूँ दे दो। इस तरह से आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो इन्फ्लेशन से, महंगाई से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस तरह के और भी टॉपिक्स आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, कुछ और नया सीखेंगे। थैंक यू।